नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइना से इंडिया में आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। दूसरे नंबर पे हम वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर हम एयर पावर की बात करेंगे इंडिया की, और चौथे नंबर पर हम आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल, चाइना से इंडिया में आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इससे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं। ब्रुकिंग्स इंडिया स्टडी के अनुसार चाइनीज़ कंपनीज की इंडिया में टोटल करंट और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है $26 बिलियन। चाइना की कंपनीज ने इंडिया के अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल्स। इन कंपनीज में चाइना ने इन्वेस्ट किया है। चाइना ने बहुत सारी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और फिनटेक कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे देखो बिग बास्केट, बैजू, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम माल, पॉलिसी बाजार। इन सब कंपनीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो देखो अलीबाबा, बाइट डांस, टेंसेंट की है। ये जो टिकटॉक सोशल मीडिया ऐप है ये बाइट डांस की है, ये चाइना की कंपनी है। काफ़ी मायनों में टिकटॉक ने यूट्यूब को पीछे छोड़ दिया है। आप जियोमी की बात कर लीजिए। जियोमी हेडसेट्स आज के समय में हमारे देश में सैमसंग से ज़्यादा बिक रहे हैं। हुवई राउटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो ये हमने बात की इंडिया में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि दिक्कत क्या है। वैसे भी 1991 के बाद यानी लिबरलाइजेशन के बाद सरकार तो यही चाहती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, तो फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से हमें डर क्यों लगता है? इसका आंसर देखो ये है, हमेशा से कुछ एक्सपर्ट्स ये आरोप लगाते आए हैं कि चाइना अपनी कंपनीज का इस्तेमाल कर सकता है सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। जैसे जियोमी हेडसेट आप खरीदते हो, यूजर्स का डेटा चाइना की सरकार इस्तेमाल कर सकती है, इंडिया की सिक्योरिटी इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। मतलब चाइना की जो सरकार है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी भी प्रकार का युद्ध जीतने के लिए अपनी कंपनीज को बोल सकती है कि आपने इंडिया से यूजर्स का जो डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा आप हमें सौंपिए। तो चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा देखो, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, अगर उनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। चाइना के ऊपर किसी प्रकार की डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कोविड-19 महामारी की सिचुएशन में ये इशू और भी ज़्यादा तेज़ी से इमर्ज होकर आया है कि चाइना के ऊपर कम से कम किसी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। चाइना इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। अब तो देखो खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि देखो लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। स्टॉक मार्केट भी रिलेटिवली काफ़ी डाउन है पहले की अपेक्षाकृत। काफ़ी सारी कंपनीज के जो शेयर हैं बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं। उन्हें लगेगा कि इंडिया की कंपनीज में अभी इन्वेस्ट करना बिल्कुल उचित है, इंडिया की कंपनीज में शेयर परचेज करना अभी बहुत ज़्यादा उचित है, क्योंकि इंडिया के कंपनीज के शेयर अभी बहुत ज़्यादा डाउन हैं। चाइना की कंपनीज को ऐसा लग सकता है कि वैल्यूएशन इंडिया की कंपनीज की अभी काफ़ी कम है। अब इस सिचुएशन में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इवन देखो पिछले हफ्ते एक खबर निकल के आई थी कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने जो हमारा HDFC बैंक है, HDFC बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इन सब खबरों के आने के बाद सरकार जाग गई। सरकार को लगा कि चाइना की कंपनीज सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकती हैं, इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज को टेक ओवर कर सकती हैं, उनको एक्वायर कर सकती हैं, मर्जिंग भी हो सकती है, फोर्सफुल मर्जिंग। तो इसलिए आवश्यक है चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर लगाम लगाई जाए। और सरकार ने ये लगाम लगाई। सरकार ने एक आदेश जारी किया। वो 7 देश
जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, वहाँ से अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे कोई वो इंडिविजुअल करता है या फिर उन 7 देशों की कोई कंपनी करती है जिनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। पहले क्या हो रहा था, पहले देखो 7 देशों में से अगर 2 देश को छोड़ दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बाकी 5 देशों से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही थी तो ऑटोमेटिक रूट से आ रही थी, मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिन 7 देशों का बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है वहां से कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है, तभी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो 7 में से 2 देश तो ऐसे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यहां से तो पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट आती तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी ही था। बाकी रही बात नेपाल, श्रीलंका, इन देशों से इन्वेस्टमेंट वैसे भी इंडिया में आने वाली नहीं थी। तो क्लियरली ये जो मूव है, ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है, वो चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ही है। लेकिन सीधा सीधा एक देश पर आने वाली इन्वेस्टमेंट पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, थोड़ा ओड सा लगता है, अजीब लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन कर दिया कि इंडिया के साथ बॉर्डर लगने वाले 7 देशों से इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि अगर चाइना की कोई कंपनी ABC वो यूएसए की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, XYZ, इन्वेस्ट करने का मतलब खरीद लेती है, चाइना की ABC कंपनी ने यूएसए की XYZ कंपनी को खरीद लिया और बाद में उसी XYZ कंपनी ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, तो क्या होगा? क्या XYZ कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, FDI आएगी अगर XYZ कंपनी से इंडिया में, तो वही रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी? क्या तब भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा? इसका आंसर है यस। सरकार क्या देखेगी? सरकार देखेगी बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है। अब XYZ कंपनी का जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो चाइना की एक कंपनी के पास है, तो बेनिफिशियल ओनरशिप किसके पास हुई? चाइना की इस कंपनी के पास। तो माना यह जाएगा इन्वेस्टमेंट ABC कंपनी से आ रही है, ना कि XYZ कंपनी से। तो कुल मिला के सरकार का ये जो स्टेप है ये अच्छा है, क्योंकि देखो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से सिर्फ इंडिया को डर नहीं लग रहा था, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने भी चाइना से आने वाली इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इन देशों को भी लगता है कि चाइना से अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आनी चाहिए, इससे देश को खतरा हो सकता है। तो जैसा स्टेप्स इंडिया ने उठाए हैं उसी प्रकार के स्टेप इन देशों ने भी उठाए हैं। बट आर्टिकल में ये बोला जाता है कि सरकार को थोड़ी डिटेल्ड अप्रोच अपनानी चाहिए थी। जैसे देखो चाइना से अगर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट आती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे चाइना की कोई कंपनी इंडिया में ऑफिस इस्टेब्लिश करती है, ऑपरेशंस चलाती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा खतरा शायद इंडिया को नहीं होगा। तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट पर थोड़ी लिबरल अप्रोच सरकार अपना सकती थी। इवन देखो चाइना के जो वेंचर कैपिटलिस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको लेके भी सरकार थोड़ी लिबरल अप्रोच अपना सकती थी, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनका कंपनी के ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं होता, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन वैसे आर्टिकल में ये भी रेज किया जाता है, चलो चाइना से आने वाली FDI पर तो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है, व्हाट अबाउट FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया के शेयर मार्केट में विभिन्न लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स का ट्रेड होता है। तो चाइना के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट रूट के थ्रू अगर इंडिया की कंपनीज के शेयर परचेज कर लिए तो क्या होगा? क्या इस पर भी रोक लगेगी? सरकार ने क्लैरिफाई नहीं किया है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो इंडिया के काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी फ़िलहाल ऐसे फेस में हैं कि वो कैश बर्न कर रहे हैं। कैश बर्न मतलब जैसे आपने देखा होगा जोमेटो, स्विगी ये फ्री डिलीवरी करते थे, बहुत बहुत डिस्काउंट देते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे। क्यों? मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए। एक बार मार्केट शेयर हो जाएगा तो बाद में ये फ्री डिलीवरीज इन सब चीज़ों को बंद कर देंगे और आसानी से पैसा कमा सकेंगे। लेकिन जब
मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, उस समय ये बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। इसे कहा जाता है कैश बर्न। तो हमारे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी इसी फेज में हैं, तो उनको क्विक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो इस मामले में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो तो नहीं देखते कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी तो इतने सारे स्टार्टअप्स में अभी फ़िलहाल चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे जगहों से अगर इन्वेस्टमेंट आए तब ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो। हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइना से इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर आने पर महिलाओं पर पड़ने वाले इम्पैक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो वैसे तो कहीं पर भी डिजास्टर आता है तो सब पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, बट महिलाओं पर जो इकोनॉमिकली, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है डिजास्टर का यानी तबाही का, वो और भी ज़्यादा गहरा होता है। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी लहरें आई थी, 2 लाख लोगों की जानें चली गई थी या फिर वो गुम हो गए थे। इसमें से बड़ी संख्या महिलाओं की थी। अब देखो वैसे तो राइटर ये बोलती हैं कि 4th ऑफ देम वर वुमेन। अब 2 लाख का 4th तो ऑलमोस्ट 50,000 हो जाएगा। बट आगे के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इस प्रकार के हैं, जैसे राइटर ने ये एज्यूम कर लिया है कि 2 लाख में से मेजॉरिटी जो जान गई वो महिलाओं की थी। जैसे राइटर इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स देती हैं कि महिलाओं की ज़्यादा जान इसलिए जाती है क्योंकि ट्रेडिशनली उनका रोल केयर गिवर का है। केयर गिवर का मतलब जैसे अब डिजास्टर आ गई, महिलाएं घर पर हैं तो वो रुक जाती हैं अपने अपनों को देखने के लिए। वो घर छोड़कर आसानी से जाती नहीं हैं, रुक जाती हैं। तो डिजास्टर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं पर, उनकी जान ज़्यादा जाती है। महिलाओं के पास कई सारी लाइफ स्किल्स की कमी होती है, जैसे स्विमिंग, क्लाइंबिंग। और इवन डिजास्टर के जाने के बाद जब बेघर लोगों के लिए रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पर भी मैन की संख्या ज़्यादा होती है, वुमेन की संख्या कम होती है। और बहुत बार महिलाओं को रिलीफ कैंप्स में भी एब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐसे हैं राइटर के कि उन्होंने ये एज्यूम किया है कि महिलाओं की डेथ डिजास्टर में ज़्यादा होती है। तो शायद यहाँ पे 3/4 हो सकता है 1/4 के बजाय। इसके बाद यूएसए का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। यूएसए में जब टोर्नाडोज आते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा असर महिलाओं पर ही पड़ता है। सेक्टर स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट में लगी होती हैं महिलाएं, तो उनका जॉब लॉस होता है। बहुत बार सैलरीज कम कर दी जाती हैं। जब देखो जॉब लॉस होता है ना, मतलब किसी सेक्टर में रिसेशन है और एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटाना है, तो सबसे पहली जो मार पड़ती है वो महिलाओं पे पड़ती है। तो इसलिए इकोनॉमिकली जो लॉस होता है डिजास्टर के आने पर वो भी सबसे ज़्यादा महिलाओं पर पड़ता है। इसके बाद केरला का एग्जाम्पल दिया जाता है। 2018-19 में फ्लड्स आई तो महिलाओं ने जब किचन संभाला, कुछ नहीं बचा था, किचन्स तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो बहुत सारी महिलाओं ने ओपन एयर में खाना बनाया, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके। इससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा और जो कुछ भी बचा था उसकी सहायता से उन्होंने काम चलाने की कोशिश की। उनका जो डोमेस्टिक वर्क था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद अब बात आती है कोविड-19 की। कोविड-19 महामारी की सिचुएशन में किस प्रकार से महिलाओं पर और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट देखो, पूरे वर्ल्ड में 70% जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं, 79% जो नर्सिस हैं वो भी महिलाएं हैं। और आपको पता है ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको कोविड-19 होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं जो हेल्थ सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये आशा वर्कर्स ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन इनको कोविड-19 को कंटेन करने की ड्यूटी में भी बहुत सारे अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी खबरें आई, जैसे इंदौर में हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक हुआ था, जयपुर में, यूपी में, बेंगलोर में, देश के अलग अलग इलाकों से हेल्थ केयर वर्कर्स पर अटैक की खबरें आईं। नेक्स्ट पॉइंट, कई सारे घर देखो ऐसे हैं जहां पर
दोनों काम करते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और अभी काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। और देखो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं के ऊपर बर्डन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा समाज जो है पैट्रियार्कल समाज है, महिलाएं घर का कामकाज भी संभालती हैं, तो डबल बर्डन वुमन पर पड़ता है, ऑफिस का काम भी घर का काम भी। ये काफ़ी फेमस फ्रेज भी है कि इवन उन महिलाओं का जिनका जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि अब उन महिलाओं पर घर के काम का जो बोझ है वो कम हो गया है, बल्कि उन पर बोझ बढ़ गया है, ऑफिस का काम भी घर का काम भी। तो इसे डबल बर्डन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो इकोनॉमिक सिचुएशन देश की काफ़ी ख़राब है, तो अगर जैसा हमने डिस्कस किया कंपनीज काम से निकालती हैं कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सबसे पहली जो मार पड़ती है वो महिलाओं पर पड़ती है। सैलरीज कम होती है तो भी महिलाओं की सैलरीज का कम होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इससे महिलाओं को काफ़ी तरह के मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स घर में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में घर में टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे बहुत से जो हस्बैंड्स हैं वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शराब तो नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की डेटा के अनुसार 23 मार्च से लेके 16 अप्रैल के बीच क्राइम अगेंस्ट वुमेन की 587 कंप्लेंट्स मिली हैं, जिनमें से 239 यानी 239 डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित थी। वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2015-16 का डेटा ये बताता है 15 से लेके 49 ईयर्स के एज ग्रुप में ऑलमोस्ट 30% वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी महिलाओं को डिप्रेशन और एंजाइटी संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी आर्टिकल में कहा जाता है देखो मैन के अपेक्षाकृत महिलाएं 2 गुना ज़्यादा डिप्रेशन फेस करती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्रेगनेंसी में काफ़ी बार महिलाएं डिप्रेशन का सामना करती हैं, बच्चे के जन्म के बाद। ये देखो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमारे समाज में कम डिस्कस किया जाता है, और जनरली वुमेन की इन कंडीशंस के बारे में मैन को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो लास्ट में आर्टिकल में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन में महिलाओं का वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए आशा वर्कर्स का सहारा लिया जा सकता है। स्पेशल एक्सक्लूसिव सेल्स इस्टेब्लिश किए जाएं डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं को एड्रेस करने के लिए और वुमेन के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। और देखो स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वुमेन ही वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल कर सकती हैं। जो एक्सक्लूसिव सेल इस्टेब्लिश किए जाएं उनमें मैन भी होने चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए। एनजीओज़ का साथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, टीचर्स और वॉलंटियर्स आगे आ सकते हैं इन इश्यूज़ में महिलाओं की काउंसलिंग करने के लिए। इसके अलावा देखो एक कल्चर डेवलप किया जा सकता है। जब भी बड़े स्तर पर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, जैसे लॉकडाउन का डिसीजन था, तो इस प्रकार के डिसीजन से पहले ये एनालाइज किया जाए, प्लान किया जाए प्रॉपर कि महिलाओं को किन हालात से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। पहले से प्लानिंग होना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया महिलाओं की कंडीशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारी एयर पावर के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और सिक्योरिटी से भी वैसे आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल लिखा गया है मनमोहन बहादुर के द्वारा। अप्रैल के शुरुआत में हमारे एयर इंडिया के प्लेन्स रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रहे थे। स्पेशल फ्लाइट्स जा रही थी फ्रैंकफर्ट में रिलीफ मटेरियल के साथ, और यूरोपियन नेशनल्स को भी ले जाया जा रहा था, उनको इंडिया से इवैक्यूएट किया जा रहा था। तो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने एयर इंडिया की तारीफ की जब हमारा प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर रहा था। ये देखो एक इंडिकेशन है कि इंडिया की एयर पावर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा विजिबल हुई है पिछले 2 महीनों में। जब हम एयर पावर की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरह की एयर पावर आती है, मिलिट्री पावर भी और सिविलियन पावर भी। मतलब हमारी जो कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं वो भी इसमें शामिल हैं और एयरफोर्स भी शामिल हैं।
कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में कैसे हमने हमारी एयर पावर दिखाई पिछले कुछ 2 महीनों में। जैसे एयर इंडिया ने वुहान से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी जो इंडियंस फंसे हुए थे वो हमने इवैक्यूएट किए, और हमारे देश में विभिन्न एम्बेसीज की रिक्वेस्ट के बाद विभिन्न देशों के नेशनल्स को भी हमारी एयरलाइंस दूसरे देशों में छोड़ के आई। इसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, और वैसे सिविल एयरलाइंस भी इस्तेमाल हुई, खास करके एयर इंडिया। हाल ही में अफगानिस्तान में हेरात से इंडिया के कॉन्सुलेट स्टाफ को भी इवैक्यूएट किया गया C-130 सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की सहायता से, और बिल्कुल सीक्रेसी में ये ऑपरेशन चलाया गया। अब देखो, इस आर्टिकल में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स भी हैं, जैसे कि 58 IAF एरियल एसेट्स फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल कोविड-19 की महामारी से निपटने में, जैसे मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर इक्विपमेंट्स, मेडिकल सैंपल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो। तो इसके लिए सिविलियंस प्लेन का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, जैसे एयर इंडिया के प्लेन्स का, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के वेरियस एसेट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इससे हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हमें अपने नेशनल एयर पावर को नर्चर करने की आवश्यकता क्यों है। इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे 1957 में, 1978 में इंडियन एयरफोर्स ने फ्लड रिलीफ भेजी थी श्रीलंका में, और साइक्लोन जब आया था 1991 में बांग्लादेश में, तब भी इंडियन एयरफोर्स ने रिलीफ भेजी थी। 2004 में जब सुनामी आई इंडियन ओशन में, तब 30 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 16 हेलीकॉप्टर्स गए थे, उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस चलाए थे, बहुत से लोगों की जानें बचाई थी। उस समय कौन कौन से एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए थे उनका नाम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुवैत में हमने बहुत से इंडियंस को इवैक्यूएट किया था। जब वार हुआ था 1990-91 में, ऑलमोस्ट 1,11,000 इंडियंस को हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया था, जबकि कुछ डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हमने 1,76,000 भारतीयों को निकाला था। वैसे तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स लगातार चलती रही थी 2 महीनों में, लेकिन IL-76 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जून 1948 से लेकर सितंबर 1949 के बीच भी हमने बर्लिन से इवैक्यूएशन का बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, और इंटरनेशनल एकेडमिक सर्किट में इस बर्लिन एयरलिफ्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अगर बात करें एयर लॉजिस्टिक्स कैंपेन की। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया जाता है उत्तराखंड डिजास्टर का। 2013 में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आई थी, 23,892 पिलग्रिम्स को इवैक्यूएट किया गया था। उस समय भी 54 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ था, और 54 में से 45 जो हेलीकॉप्टर्स थे वो इंडियन एयरफोर्स के थे। कोविड-19 की महामारी क्या रुख लेगी इसका भी अभी कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, इंडिया की जो एयर पावर है इसका अहम रोल होगा आने वाले समय में भी कोविड-19 से निपटने में। ये सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद राइटर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलते हैं। राइटर कहते हैं, देखो IL-76 एयरक्राफ्ट जिनकी संख्या 10 है, इनका इस्तेमाल इंडिया की एयरफोर्स करती आई है पिछले 40 सालों से, और इसके अलावा शॉर्ट होल AN-32S इनका इस्तेमाल भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पिछले 40 सालों से किया जा रहा है। इनकी संख्या है 100। कुछ और सालों के लिए इनका इस्तेमाल अभी होगा। 11 जो हमारे पास C-17 एयरक्राफ्ट हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, इनका इस्तेमाल भी पिछले कुछ सालों में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए काफ़ी किया गया है, और आने वाले समय में भी किया जाता रहेगा। लेकिन देखो बात यह है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अगर सब ऑप्टिमल टास्क के लिए किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर जरूरी चीज़ ले जाना हो, तो हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइजेशन होगा इन एयरक्राफ्ट्स का, और फाइनेंशियली भी ये अनवाइलेबल होगा। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है अगर C-130J सुपर हरक्यूलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसलिए सरकार ये देखे
जब देखो दूसरे एयरक्राफ्ट्स का या फिर सिविलियन प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैर जरूरी चीज़ें ले जाने के लिए, अगर देखो कुछ ऐसी चीज़ है कि सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल हो सकता है, बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है, वो अलग चीज़ है। अदरवाइज गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। एक तो इनका अंडर यूटिलाइजेशन होता है जब नॉर्मल टास्क के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अनवाइलेबल होता है। इसके अलावा देखो हमारे पास 250 Mi-17 सीरीज़ के हेलीकॉप्टर्स हैं, 80 ALH ध्रुव हैं, 15 नए चिनूक हैवी लिफ्ट मशीन्स भी हैं जो हमने USA से परचेज की हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले कुछ और सालों के लिए होगा। ये हेलीकॉप्टर्स नैरो वैलीज यानी संकरी घाटियों से होकर गुजर सकते हैं। बड़ी हाइट पर ऑपरेशंस चलाने हों तब भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ख़ास बात देखो ये है C-17 एयरक्राफ्ट के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो चिनूक को भी कैरी कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है, मान लीजिए दूर दराज के इलाकों में जैसे इंडियन ओशन में ऑपरेशंस चलाने हैं तो C-17 एयरक्राफ्ट के साथ जोड़ के चिनूक को ले जाया जा सकता है और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर हमारे जो दोस्त देश हैं उनकी मदद की जा सकती है। जल्दी से भेजा जा सकता है इन हेलीकॉप्टर्स को C-17 एयरक्राफ्ट की सहायता से। इसके बाद कुछ चैलेंजेस की बात की जाती है, जैसे देखो IL-76 एयरक्राफ्ट और AN-32 ये तो कुछ ही सालों के लिए और काम करेंगे, फिर ये रिटायर हो जाएंगे और यही शॉर्ट होल एवरोज के साथ होगा। तो इनकी रिप्लेसमेंट सरकार को ढूंढनी पड़ेगी। मतलब इसी प्रकार के नए एयरक्राफ्ट या फिर बेहतर क्वालिटी के जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमें प्रोक्योर करने पड़ेंगे और अगर इंडिया ही उन्हें बना सकता है तो और भी अच्छी बात है। और इसके लिए प्लानिंग अभी से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ये रिटायर हो जाएं उस समय आप सोचना स्टार्ट करो, अच्छा ये रिटायर हो गए, सोचते हैं लेंगे, बहुत साल लग जाते हैं। देखो प्रोक्योरमेंट में, प्रोक्योरमेंट ऐसे नहीं होती बाजार से कोई चीज़ लेके आनी है आप ले आओ। प्लान करने में, प्रोक्योर करने में बहुत लंबा समय लग जाता है और डिलीवरी आते आते तो और भी समय लग जाता है। तो जब तक ये रिटायर होंगे तब तक इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी होनी चाहिए। बट दिक्कत ये है, ऑलरेडी पार्लियामेंट की एक कमेटी ने कहा जितना हमारी फोर्सेस को नए एयरक्राफ्ट या फिर जो मिलिट्री संबंधित सामान प्रोक्योर करना है उसके लिए पर्याप्त पैसा सरकार से नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसका 65% मिल रहा है। और अब तो कोविड-19 आ गई महामारी, तो इकोनॉमिक सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार ने जितना सोचा था उतना भी सरकार नहीं दे पाएगी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए, और ज़्यादा सरकार से एक्सपेक्ट करना वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो बात ये है, जो हमारे मिलिट्री लीडर्स हैं उनको सरकार को ये कन्विंस करवाना होगा कि भैया मिलिट्री एक्सपेंडिचर खास करके इन एयरक्राफ्ट्स पे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल को इंटरनल लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं या फिर फॉरवर्ड एरियाज़ में आर्मी को डिप्लॉय करना है। इन एयरक्राफ्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए, फंड्स को डिवोट कीजिए ताकि ये जो एयरक्राफ्ट रिटायर होने वाले हैं इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एयर पावर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है आरोग्य सेतु। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मकसद ये है कोविड-19 की महामारी को कंटेन करना। आर्टिकल में काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज किए जाते हैं इस एप्लीकेशन को लेके। शुरुआत में चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। चाइना में भी इसी प्रकार की एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। शुरुआत में सरकार ने बोला था ये जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरी है, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रोविज़न कर दिए गए, जैसे आपको बाहर निकलना है, ट्रेन में यात्रा करनी है तो ई-पास लेना होगा इस एप्लीकेशन की सहायता से। यानी चीज़ें स्ट्रोंगली रेगुलेट की गई चाइना की सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, और शुरुआत में ये एप्लीकेशन सिर्फ वॉलंटरी थी। इंडिया में भी अभी ये जो एप्लीकेशन है वॉलंटरी है। सरकार एनकरेज कर रही है सिटीजन्स को कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। सरकार इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती है महामारी की सर्विलेंस के लिए। इसके अलावा देखो सरकार इंडिविजुअल्स को मॉनिटर करने के लिए, इंडिविजुअल्स की सर्विलेंस के लिए भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती है। चाइना की तरह
इंडिया की सरकार भी आगे जाके पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए ई पासिस को अनिवार्य कर सकती है और ये प्रोविज़न कर सकती है कि ई पासिस जनरेट होंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब देखो, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, या फिर वो लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव्स के संपर्क में आए हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस पर रोक लगाई जा सकती है कि आप बैंक में नहीं जा सकते, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब दूसरी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कई कैटेगरी के लोगों पर। उनको ई पास देने से मना किया जा सकता है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो अगर ऐसा होता है तो ये कई कैटेगरी के लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल नंबर 19। लेकिन प्रोविजन ये है, सरकार सिचुएशन को देखते हुए, जैसे अभी डिजास्टर है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी प्रोविजन है। बट आप ये कीजिए एक कानून बनाकर। अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ऑपरेशनलाइजेशन के लिए कोई कानून नहीं है, पार्लियामेंट से कोई कानून नहीं बना है। तो बिना पार्लियामेंट से कानून बने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अगर पावरफुल हो जाती है, लोगों की रिस्ट्रिक्शंस, लोगों की मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से, तो ये गलत होगा। समझ गए? मतलब राइटर कहते हैं कि आप बेशक रोक लगा दीजिए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दीजिए, लेकिन कम से कम कानून तो बनाइए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है बिना कानून बनाए। दूसरा कंसर्न ये है कि एप्लीकेशन में ये कहा गया है, कंडीशन में, सरकार टर्म्स एंड कंडीशंस को जब चाहे मर्जी चेंज कर सकती है अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग, और इसके लिए यूजर्स की कंसेंट लेना भी अनिवार्य नहीं है। तो ये देखो थोड़ा सा ओड है, क्योंकि हमारे देश में तो अभी तक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी नहीं बना है। इसके बाद राइटर के द्वारा यह भी बोला जाता है, कल को देखो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जैसे आधार कार्ड के इस्तेमाल के समय आई थी। याद कीजिए 2 साल पहले क्या केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। सरकार इस्तेमाल कर रही थी बहुत ज़्यादा आधार कार्ड को फ्री एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इवन प्राइवेट कंपनीज भी ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने लगी थी। एक प्रकार से जनता को मजबूर किया जा रहा था कि आप अपने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनॉमी, इन अधिकारों को छोड़िए अगर आपको बेसिक एमिनिटीज़ सरकार से लेनी है। आज भी वही सिचुएशन हो जाएगी अगर इस एप्लीकेशन की सहायता से सरकार बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है। तब भी ये रास्ता जनता को चुनना होगा, उनको अपने राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ऑटोनॉमी के अधिकार को छोड़ना होगा बेसिक एमिनिटीज़ सरकार से अवेल करने के लिए। लास्ट पॉइंट ये है, सरकार का ये भी कहना है इस एप्लीकेशन की गाइडलाइंस में कि हम इंडिविजुअल्स का डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड-19 से संबंधित किसी भी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। तो राइटर कहती हैं कि आप कर लीजिए, कोविड-19 की महामारी पर काबू पाना जरूरी है, बट बस ये चीज़ कीजिए, कानून बनाइए। आप बिना कानून बनाए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो तो ये संविधान की वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, आप ऐसा मत कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।